बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो प्रोपेगेशन का मतलब होता है सफ़र करना, ठीक है। सो साउंड यानी आवाज़ सफ़र करती है। जैसा कि मैं यहाँ पे बैठा बोल रहा हूँ, आवाज़ चल के माइक तक आ रही है, फिर आप तक जा रही है, तो ये एक सफ़र है। सो हमने ये देखना है कि आवाज़ साउंड कैसे सफ़र करती है। सो सबसे पहले मैं ये साइड बॉक्स पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कहता है साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। आपने पिछले चैप्टर में मैकेनिकल वेव पढ़ी थी। बच्चे, ऐसी वेव होती हैं जिसको गुज़रने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। अब मीडियम से मुराद है, हो सकता है कि वो पानी वाटर हो, ठीक है, हो सकता है वाटर यानी लिक्विड हो गया ना, लिक्विड हो सकता है वही गैस हो कोई, जैसा कि एयर हो गया, हवा में से आवाज़ गुज़र रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको, या हो सकता है कि वो सॉलिड हो। तो ये मीडियम होते हैं, कोई ना कोई चीज़ चाहिए ना आवाज़ को गुज़रने के लिए, यही तो मैकेनिकल वेव होती है। तो पहली बात ही यही है हमारे टॉपिक की। कहता है साउंड नीड्स अ मीडियम, साउंड को गुज़रने के लिए मीडियम चाहिए, जैसा कि एयर ले लो, वाटर ले लो, सॉलिड ले लो, कुछ भी, लेकिन मीडियम होना चाहिए। टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। जी बेटा, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो डिवाइस होता है ना, ये वाला, इसका नाम आपको याद है क्या था? दिस वॉज ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क। अब आप देखें, ये ट्यूनिंग फोर्क का ये बाजू है एक, और ये उसका बाजू है ना, दीज आर कॉल्ड प्रोंग्स। हम कहते हैं ये ट्यूनिंग फोर्क के ना प्रोंग्स हैं। अब हमारे पास मैंने इस डायग्राम में 3 पार्ट्स लिए हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। ए पार्ट में ट्यूनिंग फोर्क को आपने वाइब्रेट नहीं किया, यानी आपने ट्यूनिंग फोर्क को कुछ नहीं छेड़ा, वो अपनी जगह पे नॉर्मल पड़ा है। तो आपको ये सीधी लाइन नज़र आ रही है। ये लाइन क्या है? ये एयर है, हवा है, जो इस ट्यूनिंग फोर्क के इर्द गिर्द है। और आप देख रहे हैं ये लाइन कितनी यूनिफॉर्म है, यानी इनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि अभी आपने ट्यूनिंग फोर्क को कुछ नहीं किया, उसको ना हैमर मारी ना कुछ और किया। लेकिन जैसे ही मैं बी पे जाता हूँ ना, तो ट्यूनिंग फोर्क को मैं डिस्टर्ब कर चुका हूँ। अब क्या होगा, ट्यूनिंग फोर्क कभी ऐसे खुलेगा और कभी ऐसे तंग होगा, इसी को तो वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क ऐसे कभी तंग हो जाएगा, कभी ऐसे खुल जाएगा, कभी ऐसे तंग हो जाएगा, कभी खुल जाएगा। तो वाइब्रेट करना यानी उसके ये जो प्रोंग्स हैं, ये राइट लेफ़्ट मूव ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। जब वो इधर को आएगा तो ये ट्यूनिंग फोर्क तंग हो जाएगा, जब ये इधर को जाएगा तो ट्यूनिंग फोर्क खुल जाएगा। सो ये जो बी डायग्राम है ना, ये वाली, इसमें ट्यूनिंग फोर्क ऐसे पहले सीधा ऐसे पड़ा था, ऐसे सीधा पड़ा था ना, अब वो थोड़ा इधर को आ गया है ऐसे। तो बेटा उसने इस जगह पे जो हवा थी, जो यहाँ पे पड़ी थी, जब ये इधर को जाएगा तो हवा डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। सो ऐसा करने से आप देखें हवा का कुछ हिस्सा ऐसे इकट्ठा हो गया, करीब आ गया, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल जगह थी जो उसने घेरनी थी, वो तो ट्यूनिंग फोर्क ने इधर होकर क्या कर दी, घेर ली। अब हवा को जगह कम मिली तो उसने अपने आप को ना कंप्रेस कर लिया। तो इतने हिस्से को हम बोलते हैं कंप्रेशन हो जाना, ठीक है। तो जब ट्यूनिंग फोर्क ने ऐसे वाइब्रेट किया तो उसने हवा जो पहले स्टेबल स्मूथ थी, नॉर्मल थी, उसके कुछ हिस्से को कंप्रेस कर दिया। अब आप देखें बच्चे, ये जो कंप्रेशन है ना, ये आगे आगे ट्रैवल करेगा। पहले कंप्रेशन शुरू वाली हवा में था, अब शुरू वाली हवा में नहीं बल्कि थोड़ा आगे जा चुका है। तो जब बच्चे कंप्रेशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ ना, तो फिर यहाँ की जो हवा थी उन्होंने अपने आप को फैला लिया, क्योंकि अब उनको थोड़ी ज़्यादा जगह मिल गई। प्लस पॉइंट ये कि अब ट्यूनिंग फोर्क अंदर को गया है, तो ये भी थोड़ी बहुत जगह उनको ज़्यादा मिल गई। तो यहाँ वाली हवा ने क्या किया, अब अपने आप को फैला लिया। इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। सो बेसिकली जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेशन से मैंने समझाया था ना आवाज़ पैदा होती है, तो बेसिकली जब साउंड पैदा हो रही है ना, ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है, उससे साउंड पैदा हो रही है, तो साउंड की वजह से जो हवा है वो या तो कंप्रेस हो रही है, कंप्रेशन, या तो फैल रही है, रेयरफेक्शन में उसमें पैदा हो रहे हैं। जी बच्चे, इस बात को समझें, व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट, जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है ना, इट क्रिएट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्रिएट होते हैं, कहाँ पे? इन द एयर, जो कि उसके गिर्द हवा है, अलोइंग साउंड टू ट्रैवल। इसी वजह से आवाज़ आगे आगे मूव कर रही है। एज़ यू कैन सी, यहाँ पे कंप्रेशन पैदा हुआ आवाज़ की वजह से, क्योंकि जब इसने वाइब्रेट किया ना ऐसे से, तो बेसिकली वाइब्रेशन से ही तो साउंड पैदा होती है। पहला लेक्चर याद करें, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। सो जब इसने वाइब्रेट किया तो वो साउंड पैदा हुई, और साउंड ऐसे ऐसे आगे जा रही है,
ठीक है, किस शक्ल में, कंप्रेशन की शक्ल में, रेयरफेक्शन की शक्ल में। जी बच्चे आगे वही बात है, वही डिटेल है। एज द प्रोंग मूव्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कहते हैं आगे को, तो ये बात वो कह रहा है कि जब ये प्रोंग ये वाला फॉरवर्ड यानी इधर को आगे को गया तो उसने क्या क्रिएट कर दिया, कंप्रेशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, इट पुशेस एयर मॉलिक्यूल टुगेदर, तो इसने एयर के मॉलिक्यूल्स को टुगेदर यानी करीब करीब कर दिया, फॉर्मिंग का कंप्रेशन, उससे कंप्रेशन बन गया। दैट मूव्स आउटवर्ड, जो कि दूर दूर जाता है। देखिए कंप्रेशन यहाँ क्रिएट हुआ, फिर अगले लम्हे यहाँ पर चले गया, अगले लम्हे यहाँ पे, और वो आउटवर्ड यानी बाहर को चलेगा। व्हेन इट मूव्स बैक इट क्रिएट रेयरफेक्शन, तो जब ये ट्यूनिंग फोक मूव बैक यानी वापस इधर को आएगा ना, तो इससे क्या क्रिएट हुआ था, रेयरफेक्शन, यानी उस जगह की हवा खुली खुली हो गई। ठीक हो गया जी बच्चे, आगे देखें। वेयर एयर मॉलिक्यूल आर स्प्रेड अपार्ट, यानी रेयरफेक्शन की बात कर रहा है, जहाँ पे हवा के मॉलिक्यूल स्प्रेड अपार्ट यानी थोड़े थोड़े दूर होते हैं। कहता है ये जो कंटिन्यूस साइकिल है ना कंप्रेशन रेयरफेक्शन का, देखिए बच्चे ये मुसलसल होता है, कंप्रेशन पैदा हुआ आगे चला गया, यहाँ पर नया पैदा हो जाएगा, फिर आगे जाएगा। इस तरह से कंप्रेशन के साथ रेयरफेक्शन भी, कंप्रेशन जब आगे मूव करता है तो पीछे रेयरफेक्शन बच जाता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी मुसलसल बार बार होता रहेगा। तो इससे क्या होता है, प्रोपेगेट साउंड, इससे आवाज़ आगे को मूव करती है। ठीक है, एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये भी हमने बात पढ़ी हुई है कि आवाज़ जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्रिएट होते हैं जो कि आवाज़ को एक जगह से आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, अब ये भी हमारे पास उसी डायग्राम है, उसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाउड स्पीकर है ना, सो लाउड स्पीकर से बचे जो आवाज़ पैदा होगी उससे ये जो मॉलिक्यूल हैं ये इतने, जहाँ पर आपको ब्लू डॉट्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हवा कंप्रेस हुई है, तो दिस इज़ कंप्रेशन। और यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ना, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम नज़र आ रहे हैं, यानी फैले फैले मॉलिक्यूल्स हैं, दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, रेयरफेक्शन। और आप देख रहे हैं कितना कंटिन्यूस वे में कंप्रेशन रेयरफेक्शन, और ये आगे को चलते जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें वेव भी आगे को जाती हैं और कंप्रेशन रेयरफेक्शन भी आगे को मूव करते हैं। तो वही बात, मीनिंग एयर मॉलिक्यूल यानी कंप्रेशन रेयरफेक्शन, क्योंकि ये जो कंप्रेशन हो रहा है ये एयर मॉलिक्यूल का इकट्ठा होना कंप्रेशन है ना, और रेयरफेक्शन भी क्या है, एयर मॉलिक्यूल का दूर होना रेयरफेक्शन है। सो एयर मॉलिक्यूल मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव। देखिए ना, वेव यहाँ से जनरेट हुई आगे को जा रही है, और ये जो एयर के मॉलिक्यूल है कंप्रेशन रेयरफेक्शन की शक्ल में, ये भी बच्चे आगे को ही जा रहे हैं। तो दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जी बच्चे अगली बात जो है वो भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। कहता है द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या कंसेक्टिव कह लें, सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। यानी देखें ये एक कंप्रेशन है ये वाला, और ये भी एक कंप्रेशन है, तो अगर आप इनके दरमियान का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हो ना, तो बच्चे ये डिस्टेंस होती है वेवलेंथ। इसी तरह से अगर ये एक रेयरफेक्शन है और ये भी एक रेयरफेक्शन है, तो आप बच्चे दो रेयरफेक्शन के दरमियान का अगर डिस्टेंस निकाल लेते हो ना, फासला, तो वही डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। बहरहाल ये टॉपिक में आपको इतना कुछ नहीं याद करना, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है, बेस बनानी है। बच्चे जो इस टॉपिक में मेन सवाल आएगा ना वो एक्टिविटी का है, वो तभी आप कर पाओगे जब आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को गौर से सुना होगा आपने और इसकी बेस अच्छी होगी। जी बच्चे अब ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि यही चीज़ साबित करेगी जो हम पढ़ के आए हैं कि साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव यानी साउंड को गुजरने के लिए या तो वाटर चाहिए या गैस यानी एयर चाहिए या सॉलिड चाहिए। तो हम इसमें इस एक्सपेरिमेंट में ये साबित करेंगे कि आवाज़ को गुजरने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो हम बेसिकली एयर जो है ना उसका सहारा लेंगे, एयर को टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई एयर चाहिए आवाज़ को गुजरने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है ना वो बेल जार एक्सपेरिमेंट है, या इस अपरेटस को आपने कह देना है बेल जार अपरेटस। और आपने शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से आपने याद करना शुरू करना है और यहाँ तक, और रट्टा नहीं लगाना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अपने वर्डिंग्स में लिख देना है। जी बच्चों हम खुद से डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं ये जो चीज़ बना रहा हूँ ना, ये चीज़ ये है एक वैक्यूम पंप। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर आपने एक ले लेना है वैक्यूम पंप। ऑलराइट, अब वैक्यूम पंप के ऊपर आपने रख देना है
एक जार, जार एक बर्तन सा होता है ना, ठीक है, तो ये हमने एक जार रख दिया इस वैक्यूम पंप के ऊपर, ठीक, तो ये बन गया जार। अब ये जार जो है ना, इसके अंदर बच्चे आपने हैंग करनी है, लटकानी है एक बेल। जैसे स्कूल में बेल नहीं होती, इलेक्ट्रिक बेल, जो कि बेसिकली बिजली के साथ चलती है, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक बेल है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज़ इलेक्ट्रिक बेल। इसी वजह से जो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है वो है बेल जार, यानी आपने इसको एक बेल लिया है इसके अंदर और उस बेल को जार के अंदर रख दिया है, ठीक है। अब बच्चे आपने बेल को जोड़ देना है, जाहिर है, पावर सप्लाई के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल है ना, बिजली के साथ चलेगी, तो आपने पावर सप्लाई के साथ इसको जोड़ देना है, ठीक हो गया, पावर सप्लाई के साथ, ताकि आप उसको करंट दें और वो चले, और आप करंट ना दें तो वो ना चले। तो सबसे पहले आपने ना एक्सपेरिमेंट में ये जो बेल है इसको चलाना है। कैसे? आप पावर सप्लाई ऑन करेंगे, यानी पीछे से करंट देंगे, तो बच्चे ये चल पड़ेगी, बेल आवाज़ आएगी। कैसे? ये इस तरह से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी ना, क्योंकि पहला लेक्चर यही था कि आवाज़ कब पैदा होनी है, जब किसी चीज़ ने वाइब्रेट करना है। तो जब हम पीछे से पावर सप्लाई ऑन करते हैं, दिस इज़ पावर सप्लाई, जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं ना, सो हमारा जो बेल है वो बेसिकली वाइब्रेट करती है, आवाज़ पूरे स्कूल के अंदर, पूरे कमरे के अंदर आपको सुनाई देती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बात को तवज्जो से सुनना है। बेल चल रही है, पावर सप्लाई ऑन है, आपने पावर नहीं बंद की, बेल चलने देनी है। आपने वैक्यूम पंप की मदद से इस जार के अंदर की सारी हवा निकाल लेनी है, क्योंकि जार के अंदर कुछ तो हवा होगी ना, वैक्यूम उसको निकाल सकता है। तो आपने वैक्यूम को बार बार पंप करके इसके अंदर जो सारी हवा मौजूद है ना, उसको आपने बाहर निकाल लिया। एयर को आपने आहिस्ता आहिस्ता आउटसाइड मूव करवा लिया, बाहर निकाल लिया। अब आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, जैसे जैसे एयर बाहर निकलती जाएगी ना, इस बेल की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता फेड होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब आप सारी हवा निकाल चुके होंगे बाहर, तो आपको बेल की आवाज़ ही नहीं आएगी। हालांकि पीछे से पावर भी जा रही है और बेल अंदर चल भी रही है, ठीक है, बेल चल भी रही है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि बच्चे हमने एयर ही निकाल ली। तो इससे साबित हुआ कि एयर का होना लाजमी है अगर इस बेल की आवाज़ को आगे ट्रैवल करके हमारे कानों तक आना है। तो इससे आप क्या समझे कि जो साउंड है ना, आवाज़, उसको गुजरने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। हमने साबित किया कि उसको एयर चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ बेल जार एक्सपेरिमेंट, जिससे साबित होता है कि आवाज़ को गुजरने के लिए कुछ चाहिए। तो ऐसी वेव होती है मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव जिसको गुजरने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। जी, तो बेटा इसको क्विकली समझ लेते हैं, अगर कोई वर्डिंग मुश्किल हुई तो वो मैं आपको आसान कर दूंगा। कहता है द बेल जार इज़ प्लेस्ड, आपने बेल जार को रख देना है ऑन द बेस ऑफ वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप है, ये उसकी बेस के ऊपर आपने ये सारा जार रख दिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल डाली हुई है विद एन इलेक्ट्रिक बेल, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल है सस्पेंडेड इनसाइड, जो कि उसके अंदर सस्पेंड हो रही है, लटक रही है, यूजिंग 2 वायर्स। और यहाँ से बच्चे आप देख रहे हैं ये 2 वायर्स निकल रही, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 2 वायर्स है ना, ये 2 जा रही है। ज़ाहिर है 2 वायर ही होती हैं कोई भी कनेक्शन करने के लिए, और दो वायर जो है ना वो कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, और बेटा ये जुड़ी हुई हैं किसी पावर सप्लाई यानी किसी करंट के ज़रिए के साथ, ठीक है। व्हेन द पावर सप्लाई इज़ ऑन, टर्न्ड ऑन, जब आप इसको पावर सप्लाई ऑन करते हैं ना, सो इलेक्ट्रिक बेल रिंग, ये बेल वाइब्रेट करती है, रिंग करती है, एंड वी कैन हियर द साउंड, और हमें क्लियर कट आवाज़ आ रही होती है। नेक्स्ट आप करें, एयर इज़ पुश्ड आउट ऑफ द जार यूजिंग द वैक्यूम पंप। आप इस वैक्यूम की मदद से इस जार के अंदर जो सारी हवा है ना बेटा, उसको आउट पुश कर लें, पंप कर लें, बाहर निकाल लें। सो आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एज द एयर इज़ रिमूव्ड, जैसा जैसा हवा निकलती जाएगी ना, साउंड ऑफ द बेल बिकम्स वीकर एंड इवेंचुअली फेड। तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ वीक होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, आहिस्ता होती जाएगी, एंड इवेंचुअली फेड, और एक टाइम आएगा कि ख़त्म हो जाएगी। इवन दो द बेल कंटिन्यूज़ रिंगिंग, हालांकि जो अंदर बेल है वो अभी भी रिंग कर रही है, अभी भी बज रही है, लेकिन उसकी आवाज़ आना बंद हो गई है। व्हेन द एयर इज़ री इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जार, ये बात मैंने नहीं बताई, ये बात एक ही है वैसे।
अब आप क्या करें, जार के अंदर दोबारा हवा डालें तो आप देखेंगे कि आवाज़ फिर आना शुरू हो जाएगी। तो साउंड बिकम्स ऑडिबल अगेन, आवाज़ दोबारा ऑडिबल कहते हैं, सुनाई देगी। ठीक है, सो दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट, इससे वाज़े हो जाता है कि साउंड वेव रिक्वायर अ मीडियम, जैसा कि एयर हमने एक एग्जांपल के तौर पे यूज़ किया, टू प्रोपेगेट, आवाज़ को गुजरने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। तो बेटा सवाल की बात करें तो यही सवाल आएगा, वो आपसे पूछेगा कि प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट कि साउंड रिक्वायर मीडियम, आखिर वाली बात ना, साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम सच एज एयर टू प्रोपेगेट, प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट। या कभी कभी वो डायरेक्ट नाम दे के पूछ लेता है कि राइट अ नोट ऑन बेल जार एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज़ इट्स पर्पस, यानी इसका मकसद क्या है इस एक्सपेरिमेंट का।